मुझे लगा था कि चलो एम्स मिल मिल जाएगा। जाएगा, कोई ना कोई तो मुझे मिल ही लगता है कि जाएगा यार। मेरा नहीं हो पाया क्योंकि बाकी बच्चे मेरे से तेज है तो उन्हीं का होगा, मेरा थोड़ी। बाद मुझे 3 साल लगे प्रिपरेशन करने में उनको, मतलब सबसे पहले किसी भी हाल में मैं बीमार भी क्यों ना रहूं, बट मैं मेरा था कि मैं रिवीजन तो मुझे बिल्कुल करना ही है। तो ना कि जैसे फर्स्ट टाइम डॉक्टर बनने, तू भी हाँ होगी हाँ, अपनी मैं भी अपने फैमिली में फैमिली में फर्स्ट पहली टाइम बार है। थी। मेरा भी यही था कि मतलब दूर दूर तक ऐसे कोई मेडिकल फील्ड में नहीं है तो गाइडेंस नहीं था हम लोग के पास, लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। 11th का कुछ ही मैं पढ़ी थी, मतलब लाइक 6 7 मंथ पढ़ी थी। उसके बाद से कुछ एनआरसी उस टाइम पे चल रहा था, तो वहाँ पे मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था हम लोग का, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह काफी चल रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग को क्लोज कर दिया गया था। और मैंने अपनी प्रिपरेशन कोटा से किया था। Assalamu alaikum everyone. This is me, Medical Sana Raman, second year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur. So yeah, today I have a very special friend of mine, and हम लोग कोचिंग से साथ में, right? Like 10th से. हाँ. तो she has cleared NEET in 2024 with 670 marks. So yeah, first introduce yourself. फर्स्टली थैंक यू सो मच सानिया, तुमने इतना ज़रूरी समझा मुझे। तो आई एम साइमा फ्रॉम पटना एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ NMCH पटना। आई क्लियर्ड नीट इन 2024। अच्छा तो बताओ कि तुमने कब सोचा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है? ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था और मैंने इसे एज अ टारगेट एक्सेप्ट किया था। और फिर मुझे भी अच्छा लगा ये प्रोफेशन, मतलब मैंने अपनी खुशी से एक्सेप्ट किया इसे। तुमने अपनी 10th और +2 कहाँ से किया था? मैंने अपनी 10th और 12th, 9th में मैं अलीगढ़ गई थी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो फिर मैंने वही 9th 10th 11th 12th मैंने वहीं से पढ़ाई की। फिर मैंने 12th के बाद से स्टार्ट किया, मतलब 12th तक मैंने नई नीट का ये किया था, तैयारी शुरू किया था, बाद में मैंने शुरू किया 12th के बाद से। ओके, और तुम ये बताओ कि तुमने कितने ड्रॉप लिए, कितना ड्रॉप में तुम्हारा हुआ नीट, और फिर तुमने अपनी सारी प्रिपरेशन कहाँ से की थी? 12th के बाद मुझे 3 साल लगे प्रिपरेशन करने में। पहले साल में भी मैंने दिया था एग्जाम, दूसरे साल दिया, फिर फाइनली तीसरे बार मेरा हुआ जाकर। तो और मैंने अपनी प्रिपरेशन कोटा से किया था। तो मतलब वो पहले था कि मैं 3 साल रही तो मैं तीनों बार मैं कोचिंग गई, क्योंकि मुझे कोचिंग चाहिए था एक, क्योंकि एक गाइडेंस रहता है। ऐसा नहीं है पढ़ना, पढ़ तो मैं खुद भी सकती थी, मतलब पहली बार दूसरी बार में इतने मार्क्स आ गए थे कि मैं पढ़ सकती थी खुद से। लेकिन फिर भी मुझे था कि नहीं, मुझे एक रेगुलरिटी चाहिए, तो मुझे कोचिंग का सहारा चाहिए था, तो इसलिए मैंने कोचिंग लिया था। तो मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने एलन लिया था, और मैंने बाकी 2 साल में मैंने अनअकैडमी लिया था, ऑफलाइन सेंटर वहाँ तो का। तुम अनअकैडमी से पढ़ी हो बेसिकली। हाँ, फाइनली मेरा एडमिशन जो है वो अनअकैडमी से हुआ है। तो एग्जाम के 1 मंथ पहले टाइम तक तुम्हारा टेस्ट में मार्क्स कैसे आ रहे थे, कैसा स्कोर बन रहा था? जैसे स्टार्टिंग में हम लोग का पार्ट वाइज चल रहा था टेस्ट वगैरह, तो उसमें मेरा था कि उस टाइम पे कोचिंग भी साथ में चल रहा था, हम लोग का सिलेबस थोड़ा सा इशू था उस टाइम पे। तो मेरा मार्क्स बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, मतलब 600 से अबव ही रहता था ज़्यादातर, लेकिन एक बार कम भी हुआ था मेरा। ऑनेस्टली मेरा 580 समथिंग आया था मार्क्स, तो एक बार मेरा कम भी आया था। बट हम मोस्टली टाइम मेरा मार्क्स सही रहता था। लेकिन जैसे जैसे फुल सिलेबस हम लोग का टेस्ट शुरू हुआ तो उस टाइम पे मेरा मार्क्स अचानक से बूस्ट अप कर गया, मार्क्स काफ़ी अच्छा आने लगा, हमेशा 650 प्लस ही मार्क्स रहता था। तो 650 रहता था, और एक बार मेरा 700 भी मार्क्स आया था, मतलब 700 से प्लस ही था, 705 था शायद। तो मेरा मार्क्स अच्छा रहता था, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा अच्छा रहता था, कभी कम भी हो जाता था, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कभी कभी क्वेश्चन की वैरायटी क्या है क्वेश्चन। तुम ये बताओ कि 12th के टाइम पे तुम ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जिसकी वजह से तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया? 11th में जब मैं एमयू में, हम लोग का एंट्रेंस दोबारा से हुआ था 11th के लिए, तो 11th में मेरा सिलेक्शन हो गया था जब एएमयू में। तो मैं 11th का कुछ ही मंथ पढ़ी थी, मतलब लाइक 6 7 मंथ पढ़ी थी। उसके बाद से कुछ एनआरसी उस टाइम पे चल रहा था, तो वहाँ पे मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था हम लोग का, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह काफ़ी चल रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग को क्लोज कर दिया गया था पढ़ाई। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि एक लाइक पढ़ाई छूट गई थी वहाँ पे। फिर हम लोग को घर भी बोला गया था कि घर चली जाओ अपने सेफ्टी के लिए। टाइम तो वहाँ पे का माहौल बहुत खराब हो गया था ना। हाँ, माहौल खराब था, तो सेफ्टी की जिम्मेदारी तो मतलब वो लोग नहीं लेना चाह रहे थे वहाँ पे, वो बोल रहे थे कि बेहतर ये है कि आप लोग घर चले जाइए। तो हम लोग सब कोई घर आ गए थे, तो फिर घर पे आए तो फिर पढ़ाई नॉर्मल नहीं हो पाया तुरंत में। तो 11th लाइक मतलब बहुत बुरा गया था कह सकते हैं उसको। लेकिन फिर भी हम लोग हो गए, मतलब पास वगैरह तो हो ही गया, अच्छा मार्क्स आ गया था ठीक ठाक। फिर उसके बाद 12th शुरू हुआ, तो 12th शुरू हुआ तो उस टाइम पे थोड़ा दिन हम लोग का
हुआ था पढ़ाई, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, मतलब वो कोरोना वाला टाइम, कोविड वाला टाइम था, तो फिर उसके वजह से भी फिर से हो गया। तो फिर हम लोग कोचिंग का भी समझ नहीं आ रहा था, ऑनलाइन उस टाइम पे कर सकते थे बट उस टाइम उतना पता नहीं था, मतलब कह सकते हैं, या कोई बताने वाला उतना ज्यादा नहीं था उस टाइम पे। अब तो है कि बहुत कुछ मतलब पता है, नॉलेज हम लोग को है हर चीज का कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। उस टाइम पे मुझे उतना ज्यादा नहीं मालूम था, तो फिर ट्वेल्थ भी बहुत खराब गया। वैसे मैं पढ़ती थी थोड़ा बहुत यूट्यूब से, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, यूट्यूब वगैरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, बट एक गाइडेंस नहीं था मेरे पास, तो वो प्रॉपर तैयारी नहीं था नीट का। बस था कि नहीं ट्वेल्थ हो जाए किसी तरह से, क्योंकि वो बहुत बुरा फेज था, तो ऐसा लग रहा था कि पास भी होंगे या नहीं ट्वेल्थ में। बट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चला गया था, मार्क्स भी ठीक आ गए थे, 86% आया था ट्वेल्थ में मेरा, तो ठीक था मतलब सब कुछ। वही होता है कि स्टार्टिंग में गाइडेंस नहीं मिल पाता है हाँ प्रॉपर, जिसकी वजह से कोई आइडिया ही नहीं होता है कि कैसे हाँ, प्रिपरेशन करना है। मेरे साथ भी थोड़ा ये प्रॉब्लम था, फिर मैंने उससे क्योंकि हम लोग है ना कि जैसे फर्स्ट टाइम डॉक्टर बने, तू भी हाँ होगी हाँ, अपनी मैं भी अपने फैमिली में, फैमिली में फर्स्ट पहली टाइम बार थी। है। मेरा भी यही था कि मतलब दूर दूर तक ऐसे कोई मेडिकल फील्ड में नहीं है, तो गाइडेंस नहीं था हम लोग के पास, लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। वरना हो सकता है हम लोग के पास भी गाइडेंस रहता तो हम लोग का और पहले हो सकता था, लेकिन गाइडेंस नहीं था प्रॉपर। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा स्केड्यूल क्या था, मतलब तुम कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ती थी, मतलब तुम कोई टारगेट सेट करके चलती थी कि मुझे टॉपिक डिसाइड कर लेती थी कि आज ये टॉपिक करना है, या फिर कोई बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम टेबल बना लेती थी कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है? मेरा शेड्यूल बना हुआ था, बिल्कुल बना हुआ था, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है शेड्यूल बनाना। ऐसा प्रॉपर तो फॉलो नहीं हो पाता, बट हाँ एक माइंड में रहना चाहिए बिल्कुल रफ आइडिया कि हाँ हम लोग को मतलब शेड्यूल के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो फिर मेरा था कि मैंने कोचिंग लिया हुआ था, तो कोचिंग के हिसाब से ही मैं चलती थी। कोचिंग हम लोग का मॉर्निंग में रहता था, मतलब लाइक 6:45 पे हमारा कोचिंग शुरू हुआ था, और फिर ऑलमोस्ट 1:30 पे छुट्टी हो जाती थी। तो मतलब थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करना, फिर 3 तो वैसे ही बच ही जाता था हम लोग का। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते, तो 5 o'clock हो जाता था। फिर उसके बाद हम लोग मतलब पढ़ने शुरू कर देते थे। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती थी उस टाइम पे। तो फिर मैं पढ़ती थी, तो मैं कोचिंग के हिसाब से ही मेनली मैं चलती थी, क्योंकि एक होता है ना कि खुद से करो तो फिर बर्डन फील होता होगा, जैसे तुमने खुद से किया था तो तुम्हें बर्डन फील बिल्कुल होता होगा। मुझे और ऐसा लगता था हाँ कि पूरी जिम्मेदारी मेरे हाँ पर ही, मेरे अपना ऊपर है। प्रॉपर स्केड्यूल बना करके अब मुझे ही उसे फॉलो करना है। हाँ वो मेरे पे ही डिपेंड करता था हाँ कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने अपना टारगेट सेट करके चला कि मुझे करना ही है। हाँ। तो वो तो तो मेरा खुद पे ज्यादा बर्डन ज्यादा हाँ, हो जाता है। तो मेरा ये सीन था कि कोचिंग था तो मेरे पे बर्डन उतना ज्यादा फील नहीं होता था मुझे, मतलब मैं कोचिंग के हिसाब से ही चलती थी। तो कोचिंग में जो भी टॉपिक पढ़ाए होते थे, मैं सबसे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहता था कि नहीं कोचिंग को बिल्कुल लेके चलना है। कोचिंग के जो नोट्स जो पढ़ाते हैं टीचर्स, मैं उनको मतलब सबसे पहले किसी भी हाल में, मैं बीमार भी क्यों ना रहूं, बट मैं मेरा था कि मैं रिवीजन तो मुझे बिल्कुल करना ही है, बल्कि मैं होमवर्क ना भी बनाऊं। मतलब एक टाइम पे होता ना कुछ बीमार है या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं होमवर्क मे भी छोड़ भी सकती थी, बट मुझे नोट्स रिवीजन तो मेरा मस्त था। मुझे आता था फिर भी मैं एक बार तो करती थी कि नोट्स रिवीजन में कर लूं, उससे थोड़ा अंदर से मतलब खुशी होती थी, कॉन्फिडेंस फील होता था। कोचिंग के हिसाब से ही मिलनी चलती थी। फिर जो कोचिंग में होमवर्क वगैरह दिया गया या जो जो भी टॉपिक कवर था, तो उसको मैं अपने घर पे कवर करती थी। लाइक मतलब एनसीईआरटी वगैरह से कवर कर लेना हो गया, मतलब उस टॉपिक को मैं पूरा कवर कर लेती थी मॉड्यूल से, हर जगह से। तो वही है कि अगर हम लोग अपना टारगेट कुछ भी सेट करते हैं, तो उसको जब कंप्लीट कर लेते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है, आज का जो टारगेट था वो मेरा कंप्लीट हुआ। और अगर नहीं होता है तो फिर बहुत रिग्रेट होता रिग्रेट है, फील होता है। बहुत रिग्रेट होता है। तो ठीक है, तो ये जरूरी है कि अगर आपने अपना कुछ भी टारगेट सोच के रखा है तो उसे कंप्लीट करना ही है हर हाल में। तो जैसे साइमा का की तबीयत खराब हो जाती थी, फिर भी वो कंटिन्यूअसली अपना रिवीजन करती थी। अगर उसके रिवीजन करना तो रिवीजन करती थी, क्वेश्चन सॉल्व करने तो क्वेश्चन सॉल्व करती थी, अपना मॉड्यूल्स कंप्लीट करके ही सोती थी। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना ड्रॉप दिया है। अगर तुमको नीट में सिलेक्शन चाहिए तो मैटर ये करता है कि तुम अपने उस ड्रॉप में तुम कितने ज्यादा सीरियस हो। तुम्हारा सीरियस होना मैटर करता है, ये नहीं कि तुम ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हो, और अगर तुम सीरियस ही नहीं हो अपने ड्रॉप ईयर को लेकर के या नीट के एग्जाम को लेकर के, तो फिर कोई फायदा नहीं है। वैसे तुम्हें सीरियस होना होगा, चाहे तुम्हारा जो भी कंडीशन है, तुम्हें वो सबको एक साइड करके अपनी तैयारी अच्छी करनी होगी। वरना बहुत लोग हैं जो तुमसे अच्छा पढ़ाई करके, अच्छी तैयारी करके निकाल लेंगे। सो साइमा, तुम ये बताओ कि तुमने टोटल कितने टेस्ट दिए, मतलब? टेस्ट तो जैसे कि हम लोग का कोचिंग के हिसाब से मैं चलती थी, तो कोचिंग में हमारा 21 डेज पे टेस्ट होता था शुरू में, तो मैं वो देती थी। बट लास्ट में होता है कि सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद होता है कि कोचिंग वाले छुट्टी दे देते हैं 2 महीना के लिए, मतलब पढ़ाई
कंप्लीट हो जाता है तो वो हाँ, दे देते हैं कि अपना रिवीजन रिवीजन करना करो, है, हाँ। वो सब रहता है हम लोग का। तो उस टाइम पे मैंने टेस्ट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया था। मैं अपना कोचिंग का टेस्ट तो देती ही थी, बट उसके एक्स्ट्रा में भी कुछ कुछ मैं देती रहती थी। लाइक आकाश का मैंने मतलब प्रिंट आउट निकलवा के मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। तो उससे क्या होता था कि मेरे दिमाग में रहता था कि नहीं चलो यार, दूसरे कोचिंग का भी तो कवर हो रही रहा है, तो सिलेबस मेरा मतलब अच्छे से हो रहा है सब कुछ। तो ये चीज रहता था मेरा। तो मैंने कोचिंग का मतलब फुल टेस्ट तो मैंने लगभग अपने कोचिंग का 10 दिया था, और आकाश का भी मैंने 10 दिया था। मतलब लगभग मैंने 20 फुल टेस्ट दिया था। अच्छा। और उसके अलावा पार्ट टेस्ट तो मैंने दिया ही था, 10 लगभग दिया होगा। तो ये तुमने लास्ट ही 1 मंथ ये में दिया लास्ट होगा। वाला मैं बता रही हूँ जी, बिल्कुल। क्योंकि शुरू वाला तो 21 डेज पे होता था, तो वो लगभग 8 महीने मेरा कोचिंग चला था, तो उसके हिसाब से कुछ हो गया होगा। मतलब 8-10 उधर हो गया होगा, बट इधर वाला मैं बता रही हूँ कि इधर मैंने लगभग 20 फुल टेस्ट दिया था, और 10 पार्ट टेस्ट होगा। अच्छा। तो तुमने कभी ऐसा किया कि मतलब तुम्हारा कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ और वो चैप्टर टेस्ट में आ रहा है, तो तुम वो सोच करके ऐसा हुआ कि तुम टेस्ट ही नहीं दी, कि तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम टेस्ट नहीं दोगी, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, ये सब सोच के ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, टेस्ट तो था ही, कि टेस्ट तो बिल्कुल प्रायोरिटी था मेरा शुरू से ही। मतलब मेरा जो लास्ट वाला ये वाला प्रिपरेशन था, ये वाला ईयर, तो इसमें तो था ही मेरा कि नहीं, टेस्ट पे तो फोकस करना ही है किसी भी हाल में। और टेस्ट में सिर्फ देना भी नहीं, टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर भी करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट अप होता है। फिर हम लोग को पढ़ने का मन भी करता है अंदर से कि नहीं यार, इस बार एक दो क्वेश्चन गलत हुआ ना, अगली बार वो भी नहीं वो भी नहीं करेंगे। करना है, हाँ। तो ये चीज रहता है। तो मतलब मेरा था वैसा कि कि टेस्ट देना है। हाँ, टेस्ट देना है, टेस्ट तो देना ही है। और कुछ मान लो ऐसा होता था कि ऐसा नहीं है, इंसान ही है, तो कुछ तो होता ही, हमेशा छूट ही जाएगा। वो कभी भी ऐसा 100% वाली फीलिंग तो आती ही नहीं है। कोई चैप्टर आएगा तो भी लगता है कि नहीं यार, कुछ से छूट गया। बट वैसा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत छूट गया तो फिर भी उसको छोड़ के टेस्ट तो देते थे। फिर उसके बाद से वो टॉपिक को लिख लेते थे कहीं पे कि यार ये वाला छूट गया है, तो कभी बाद में कंप्लीट कर लेंगे इसको। वो मतलब हो जाता था बाद में कंप्लीट फिर नेक्स्ट टेस्ट में। तो जितने बच्चे ये सोचते हैं कि अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हारा चैप्टर छूट गया तो तुम टेस्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तुम अगर किसी भी मेडिकोस से पूछोगे जिसने भी नीट क्लियर किया है, वो तुम्हें यही आंसर करेंगे कि वो अपने टेस्ट को लेकर के रेगुलर थे, उन्होंने अपना टेस्ट कभी नहीं छोड़ा। अच्छा साइमा, तुम ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे नीट की प्रिपरेशन के टाइम में तुम्हें कभी बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेशन लगा, मतलब तुम्हें लगा कि तुमसे होगा ही नहीं? कभी ऐसा कोई फेज आया जिसकी वजह से तुमको लगा कि अब मुझे क्विट कर देना चाहिए, तुमसे नहीं होगा? और अगर कभी ऐसा लगा तो फिर तुमने उस सिचुएशन से कैसे कोप अप किया? बिल्कुल, देखिए ये सिचुएशन तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके पास नहीं आया होगा। ये सिचुएशन सबके साथ होता है, ये फेस मतलब सब कोई गुजरता है इस फेस से। तो सबसे पहले कि मेरा ये वाला जो लास्ट वाला ईयर था, तो ये मैं 2 ड्रॉप ऑलरेडी ले चुकी थी, तो मेरा ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट थी। तो मुझे इस बार तो उतना ज्यादा ये फील नहीं आता था, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कि नहीं होगा इस टाइप का। मैं सोचती थी नहीं, हो जाएगा, इस बार मैं करूंगी अच्छे से, लास्ट तक तो हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, पहले साल में मैं कर रही थी तो मुझे बिल्कुल लगता था, क्योंकि बाकी बच्चे आंसर करते थे क्लास में, और बिल्कुल मेरा पहली बार मैं पढ़ रही थी सब कुछ, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी बच्चे मेरे से तेज है तो उन्हीं का होगा, मेरा थोड़ी होगा। तो ये वाली फीलिंग आती थी। तो लेकिन फिर मैं सोचती थी कि नहीं, मतलब इसके बारे में सोचना एक तरह से बेवकूफी है कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे हाथ में है बस उसी के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं, उसके बारे में फिर सोच के फिर टेंशन लेना कोई मतलब नहीं है। फिर मैं ये भी सोचती थी कि नहीं, मुझे सिलेक्शन तो लेना ही है। पहले साल में मैंने सोचा था कि मैं सिलेक्ट होंगी, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगी, बिल्कुल मैं बेस्ट से बेस्ट दूंगी, और जितना ज्यादा स्कोर कर पाऊँ वो करूंगी। और बाकी फिर वो तो एक तरह से ऊपर वाले के हाथ में है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट हाँ, बेस्ट देना था मेरा, शुरू से ही मैंने बेस्ट दिया अपना। सेम मेरा भी यही सिचुएशन था कि अपने फाइनल अटेम्प्ट में मुझे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि सिलेक्शन तो होगा, और इनिशियल फर्स्ट 2 ड्रॉप में थोड़ा डर लगता था कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अपना 100% देना था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता था कि कुछ ना कुछ तो कमी है, वो फील हो जाता था कि कुछ ना कुछ तो है कमी। तो वो प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन से वो फिर ठीक हो जाता है। अच्छा तुम्हें अब ये बताओ कि वो कौन सी चीज है जो तुम्हें प्रिपरेशन के टाइम पे मोटिवेट करती थी कि तुम्हें पढ़ना ही है, तुम्हें नीट निकालना ही है? मतलब किसी का ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो कि उसे बार बार स्टिमुलेट करता है कि मुझे इस चीज के लिए करना है। तुम्हारा क्या था? तो मेरा तो मैंने शुरू में ही बताया था कि मेरा ये खुद का डिसीजन नहीं था बनने का, मेरे पेरेंट्स का ही था। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मोटिवेशन वाली चीज पेरेंट्स ही थे,
क्योंकि उनका बहुत प्रेशर भी होता था, मतलब वो ऐसा नहीं पॉजिटिव प्रेशर था, वो निगेटिव वाला मैं नहीं कह रही हूँ, बट पॉजिटिव ही था। बट हाँ, काफी ज्यादा प्रेशर था इस चीज को लेके कि करना ही है। तो वही सबसे ज्यादा मोटिवेट करती थी मुझे, और अच्छा लगता था। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान सोचता है कि जर्नी टफ है तो मजा नहीं आएगा, लेकिन मजा आता है। तुमने भी फेस किया होगा कि जर्नी टफ है लेकिन मजा भी आता है, इंसान इंजॉय भी करता है उसी में लाइफ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो हमेशा परेशानी रहता है, खुशी भी रहती है उसमें। और इससे ये है कि एक डिसिप्लिन आ जाता है इंसान के अंदर, डिसिप्लिन आ जाती है, कंसिस्टेंसी होता है। तो अब तो तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, वो भी 670 मार्क्स के साथ, और तुम्हारा एडमिशन भी हो गया है। तो पटना में रह करके ही पटना में कॉलेज मिल गया, ये कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ज्यादा खुशी मुझे, मतलब मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी हुई। सबसे पहले तो मेरा मार्क्स 670 आया था, तो उस टाइम पे रिजल्ट तो आया नहीं था, मैंने मार्क्स तो कैलकुलेट कर लिया था कि तो शुरू में मेरा मार्क्स 675 था, तो मुझे लगा था कि चलो लास्ट ईयर ही एम्स वगैरह का 675 लगभग गया था, तो मुझे लगा था कि चलो मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। वैसे पटना एम्स मेरा ड्रीम था, मतलब कॉलेज, लेकिन वो तो नहीं मिला, तो मुझे लगा था कि चलो कोई और मिल जाएगा, हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फिर बाद में लगा कि चलो पीएमसीएच वगैरह तो मिल जाएगा। तो ये था, तो बहुत ज्यादा खुशी थी उस टाइम पे। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप लोग को सबको पता है ये चीज, हाँ वो अलग ही था इस बार का सिचुएशन। तो फिर मुझे लगा कि मतलब मेरे रैंक 128280 मेरा रैंक था, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे नहीं मिलेगा। मुझे मालूम था वो सब, मैं जो सोच रही थी पहले से सोच के रखा था, वो सब कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब क्योंकि मैं बहुत टाइम से बाहर रह रही थी, 9th क्लास से ही मैं बाहर रह रही थी अलीगढ़ में। उसी टाइम पे गई थी, काफी छोटी थी उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद बाकी टाइम मेरा अलीगढ़ में गया, बाकी टाइम मेरा कोटा में गया। तो मेरा अब मन था कि नहीं, मैं अब घर पे ही रहूंगी। घर पे नहीं भी रहूं तो घर के बहुत जितना हो सके पास रहूंगी। और पेरेंट्स का भी ऐसा था कि नहीं, जितना हो सके घर के पास रहो, क्योंकि ये एक होता है कि कुछ भी हो सकता है ना सिचुएशन, कभी बीमार हो जाता है या कभी घर पे ऐसा सिचुएशन होता है, हो सकता है कि मैं आ सकूं कम से कम एंड टाइम पे। तो इसलिए मेरा था, तो मुझे लगा कि नहीं, कम से कम पटना में मुझे कॉलेज मिल जाए। पटना में तीन तीन कॉलेज है, अच्छा, और तीनों बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो मुझे था कि नहीं, कोई भी मिल जाए, मतलब मैं वहीं से करूंगी और मैं वहीं से मेहनत करूंगी, तो कॉलेज उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मेरा खुद का मेहनत ज्यादा मैटर करता है कॉलेज के कंपेयर करे तो। मतलब कॉलेज, मतलब मुझे था कि चलो ठीक है, कोई भी कॉलेज मिले, पटना का कॉलेज मिल जाए कम से कम, तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। फिर लगता है इस मामले में मैं सब बाकियों से अलग हूँ, क्योंकि मेरा था कि मेरे मार्क्स तो अच्छे आते थे, टेस्ट वगैरह में मेरे मार्क्स सही ठीक रहते थे, लेकिन मेरी स्पीड बहुत स्लो थी। मतलब ये शुरू से मेरे साथ दिक्कत रहा कि मेरी स्पीड स्लो है। लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब मेरे क्वेश्चन ज्यादा निगेटिव नहीं होते हैं। तो इस बार नीट में भी सेम सिचुएशन हुआ, मेरा 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ कर आई थी नीट में। कोई किसी को मैं बोलती तो कोई बिलीव भी नहीं करता है जल्दी कि छोड़ कर आई कैसे ये बंदी, क्योंकि इतना मार्क्स आने वाले छोड़ते तो नहीं है क्वेश्चन ना, कुछ निगेटिव हो जाता है उनका। तो मेरा था कि मैं 5 क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दिया था। तो 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और 5 क्वेश्चन लगभग मेरे गलत हो गए थे। तो वो था कि मतलब मुझे, मैं जब छोड़ी ना क्वेश्चन, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था टेस्ट में कि मैं छोड़ कर आई थी क्वेश्चन। मतलब शायद ही एक टेस्ट में हुआ होगा, बट मैं क्वेश्चन पूरा करती थी अटेम्प्ट, जितना भी रहता था क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट करती थी। सेक्शन बी से भी मैं 10 का 10 अटेम्प्ट करती ही थी, 15 में से मतलब 10 अटेम्प्ट करती ही थी। तो मुझे जब नीट देकर जब मैं निकली, तो मुझे बहुत अंदर से बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। मुझे ये भी डर लग रहा था कि पता नहीं सिलेक्शन भी होगा कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पे एक डर था मेरे मन में कि नहीं, मैं छोड़ कर आई हूँ क्वेश्चन, तो पता नहीं क्या होगा, वो चीज मेरे अंदर था। लेकिन फिर इसके बाद फिर मैं ऑटो से आ रही थी, मेरी मम्मी थी साथ में। तो फिर मुझे बहुत डर लगा था, वो मेरी मम्मी पूछ भी रही थी कि हो तो जाएगा ना, चलो, क्योंकि मेरा फेस बहुत ही उतरा हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि एक होता ना, मेरे दिमाग में चला था छोड़ दिया छोड़ दिया। हाँ, तो मेरी मम्मी बोली थी चलो हो तो जाएगा ना बाबू, कोई बात नहीं है, मतलब कॉलेज तो मिल जाएगा ना कोई। तो फिर मैं कोई रिप्लाई भी नहीं कर रही थी उस टाइम पे, मेरा एकदम शक्ल उतरा हुआ था। फिर मैं थोड़ा देर ऑटो पे थोड़ा देर चली, तो फिर मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि 5 ही क्वेश्चन न छोड़ी हूँ मैं, 5 क्वेश्चन से सिलेक्शन थोड़ी रुकेगा। तो फिर मैंने उसी टाइम अपना क्वेश्चन पेपर निकाला। फिर मैंने देखा कि ये क्वेश्चन है, फिर मैंने देखा कि मार्क्स, मतलब मैंने अपने, हाँ, दिमाग में मैंने अपने सोचे कि कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं इस टाइप सा। फिर मैंने बोला कि 5 क्वेश्चन हटा भी तो मतलब 20 मार्क्स गए ना मेरे। तो 700 मार्क्स का तो ऐसे भी मैं अटेम्प्ट करके तो आई हूँ ना, कम से कम भी कितना गलत होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, 5-6 ही होगा। फिर मैं सोची कि नहीं, सिलेक्शन तो इसका मतलब है मेरा सिलेक्शन तो हो रहा है। हाँ, तो फिर मैं उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब खुश हुई।
मैंने शुक्र अदा किया मतलब, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, सिलेक्शन हो रहा है कम से कम। तो फिर मैंने फिर उसके बाद घर गई तो फिर मार्क्स वगैरह कैलकुलेट किया। तो फिर मार्क्स कैलकुलेट किया तो 675 आ रहे थे, और एक क्वेश्चन में डाउट था, तो फिर उसके बाद से मेरा 680 हो गया था मार्क्स, मतलब हाँ 680 मार्क्स हो गया था मेरा। लेकिन फिर बाद में एक क्वेश्चन ओमआर शीट में मैंने गलत भर दिया था, तो वो बाद में पता चला मुझे कि ये मैंने ओमआर में गलत भर दिया है। और एक क्वेश्चन और, वो आप लोग को पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चेंज मतलब वो हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से, वो डिसीजन की वजह से एक क्वेश्चन और चला गया मेरा। तो फाइनली मेरा 670 मार्क्स मेरा मतलब मेरा खुद का मार्क्स रहा वो। तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले बहुत खुश थे, मतलब 670 मार्क्स तो, क्योंकि हम लोग एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते, तो हम लोग के लिए बहुत ये खुशी की बात थी कि 670 मार्क्स आ गया। तो ऐसा लगा था कि 670 में तो हो ही जाएगा, किसी को भी था कि नहीं कट ऑफ जितना भी जाए इतना में तो हो ही जाएगा। तो सब खुश थे, मतलब बहुत ज्यादा ही खुश थे। तो अभी तो तुम्हारे रिजल्ट भी आ गया, एडमिशन भी हो गया, तो अब तुम बताओ कि कॉलेज में जाकर के कैसा लग रहा है? कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा था और कॉलेज का एनवायरनमेंट सब कैसा लग रहा है तुम्हें? कॉलेज जैसे मुझे एनएमसीएच मिला है, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, तो ऑब्वियसली कॉलेज काफी अच्छा है, वो बिहार के अच्छे कॉलेजेस में आता है वो। तो वो अच्छा लग रहा है वहाँ पे जाके भी मुझे। टीचर्स भी वहाँ के प्रोफेसर वगैरह अच्छे हैं, मतलब सपोर्टिव हैं। वो लोग बताते हैं कि मतलब कैसे क्या करना है आगे, तो अच्छा लगता है और बहुत स्पेशल फील होता है। मेन वो लोग ऐसा ट्रीट करते हैं कि तुम लोग आगे डॉक्टर बनने वाले हो, क्योंकि एक फाइनली 5.5 ईयर्स के बाद हम लोग बन जाएंगे डॉक्टर। तो वो लोग इसी तरह से ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं है वो स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हैं जैसे बाकी करते हैं, वैसा नहीं है, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं हम लोग के साथ। हम लोग को बहुत ये करते हैं और हम लोग को हर चीज बताते हैं किस तरह से बिहेव करना चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग मेडिकल फील्ड में तो आए, लेकिन तुमने भी फेस किया होगा मेडिकल कॉलेज में, शुरू में ऐसे ही बताते हैं कि बेसिक बेसिक चीजें बताते हैं, जैसे कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है, तुम्हें कैसे, हाँ डिसिप्लिन बताते, मैनर्स। तो वो चीज बहुत मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये लोग जिंदगी जीने के बारे में भी बता रहे हैं, हम लोग किस तरह से जिंदगी जिया जाता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है वो चीज भी। और फिर अभी तो मैं घर से आना जाना करती हूँ, तो जाहिर सी बात है घर पे भी मुझे बहुत स्पेशल फील कराया जाता है इस चीज को लेके। कोई भी आता है तो तारीफ करता है, तो अच्छा लगता है, तारीफ किसी को भी पसंद है तो अच्छा लगता है बस, मतलब काफी खुशी, तो अभी तो बहुत खुशी की माहौल है। आगे देखो क्या होता है, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह सब कुछ। तो अभी ऐसा फील नहीं होता है ना कि बहुत प्रेशर है, अब बहुत ही रिलैक्स हो गई हो? मतलब वो तो नीट के टाइम तक ही रहता है बस। जैसे प्रेशर तो फील नहीं होता है, अब सही बात है बिल्कुल, अब एक रिलैक्स मोड आ गया है। अब अभी भी पढ़ना है ऐसा नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई तो अभी अभी बहुत टाइम तक चलने वाली है। लेकिन हाँ, एक वो प्रेशर था ना नीट का कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, और ड्रॉप ड्रॉप ईयर में तो बहुत ज्यादा बुरा प्रेशर फील होता है। तो अब तो ठीक है, वैसा प्रेशर फील नहीं हो रहा है, बस पढ़ाई करनी है, लेकिन प्रेशर वैसा फील नहीं हो रहा है। तो साइमा, तुम जितने भी नीट एस्पायरेंट है, जितने भी बच्चे भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको तुम क्या टिप देना चाहोगी? मतलब उन्हें कैसे पढ़ना है, और अगर कभी भी किसी को भी डीमोटिवेशन लगे तो वो क्या करे? तो देखिए ये चीज है कि ये हर एक इंडिविजुअल अपने में यूनिक है, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने हिसाब से बता सकती हूँ, मतलब मैंने जिस चीज को प्रायोरिटी दी उस चीज के लिए। तो सबसे मतलब 5-6 पॉइंट है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, कोई भी मुझसे पूछता तो मैं ये जरूर बताती हूँ। सबसे पहला मैं बोलती हूँ, जो भी सोर्स आप करिए उस पर ट्रस्ट करिए। ऐसा ये नहीं है कि आप किसी भी कोचिंग में हैं XYZ, आप ऐसा नहीं उस कोचिंग में पढ़ रहे हैं लेकिन आप उसको कम समझ रहे हैं। कोई भी छोटी भी कोचिंग हो या बड़ी कोचिंग हो, आप उस पर ट्रस्ट करिए, वो जो भी कोचिंग बोल रहा है उसको फॉलो करिए। या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आप ले रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट करिए, उसके हिसाब से चलिए, मतलब वो जो कह रहा है वो तो करिए ही। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है तो आप दे सकती हैं, बट उसको तो मिनिमम वो तो करना ही है आपको। तो ये चीज मुझे थोड़ा लगता है, मतलब कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मुझे लगती है, दूसरी चीज, कि टेस्ट पर फोकस करें। मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार टेस्ट टेस्ट ही है ना, मतलब नीट थोड़ी है, तो बहुत लाइटली लेके टेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब उसको नीट की तरह ही सोच के आप टेस्ट दें और मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करें, क्योंकि आपका मैक्सिमम स्कोर करने का आपको बहुत सारे फायदे हैं। आपको सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, फिर आपको और पढ़ने का मन करेगा। तो ये चीज मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, कोई भी इंसान को टेस्ट छोड़ना नहीं चाहिए। टेस्ट टेस्ट दो, और टेस्ट तैयारी के साथ दो, ऐसा भी नहीं बिना तैयारी के टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट तैयारी करो, टेस्ट दो। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम क्विक रिवीजन के लिए क्या करती थी? मतलब शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, ऐसा कुछ बना के रखा था तुमने?
तो हाँ, मेरा आदत था शॉर्ट नोट्स बनाने का। ये तो मेरे मतलब कह सकते हैं मेरे आदत में था कि मैं कुछ भी पढ़ती थी तो मेरा आदत था कि लिख लिख के पढ़ने का, क्योंकि मेरा माइंड मतलब थोड़ा है कि मुझे थोड़े टाइम लगता है मुझे याद करने में कोई भी चीज, लेकिन जब एक बार याद हो जाता है तो वो एक तरह से मुझे हाँ परमानेंट में चल जाता है मेरे ये रहता है मेरा। तो इसीलिए मैं ये करती थी कि मैं बार बार लिख लेती थी उस चीज को। तो शॉर्ट नोट्स तो मैं बनाती थी हर चैप्टर का, फिजिक्स वगैरह का खास के, मतलब फॉर्मूला वगैरह मैं लिख लेती थी, तो वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती थी क्योंकि इतना याद हो जाता था ना कि वो पढ़ना नहीं था। लेकिन बीच में पढ़ती थी एक बार कि एक बार मेरा कॉन्फिडेंस फील हो, क्योंकि टेस्ट में होता है ना इतना सारा सिलेबस आता है, हम उसको सारा रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे बहुत बेनिफिट होता है मतलब शॉर्ट नोट्स का, कि एक बार पढ़ लेते हैं ना तो उससे क्या होता है दिमाग में तो चलता है कि मैं पढ़ के आई हूँ। और टाइम भी बहुत 5 मिनट्स to 10 मिनट्स लगता है एक चैप्टर रिवीजन करने में, ज्यादा तो नहीं लगता है। तो ये चीज मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल बनाइए। बायो तो थोड़ा रहता है कि थ्योरी वाला है और इतना एनसीईआरटी आता है कि वो एक एक चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें भी बायो में भी आप चाहें तो बिल्कुल आपको जो चैप्टर, हाँ बिल्कुल हाँ। और जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं या कोई भी पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो उसमें बाकी चीजें जो आपको याद रहती है उसको मत शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करिए, लेकिन जो चीज आप बार बार भूल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो एक प्लेन शीट पे लिख लीजिए कहीं पे भी, फिर उसको चलते फिरते याद कर लीजिए, कोचिंग जाते टाइम याद कर लीजिए, कभी अगर ऑटो पे बैठे हैं या कहीं भी, मतलब थोड़ा सा रहता है ना कि चलते फिरते याद कर लिया वो चीज, तो वो चीज भी परमानेंट में चल जाती है। तो वो चीज मैं करती थी हमेशा। और एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को कभी कंपेयर मत करिए, मतलब कोचिंग भी जा रहे हैं या घर पे भी पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हो तो कंपेयर दूसरे से कभी मत करिएगा कि उसके 700 मार्क्स आ रहे हैं या 600 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब ये इस चीज को सोचना बहुत ही डिमोटिवेट फील होता है इंसान को, क्योंकि एवरीवन हैज इट्स ओन जर्नी। तो ये चीज इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि हर हर इंसान अलग टाइम पे स्टार्ट करता है पढ़ाई, कोई पहले से शुरू करता है कोई बाद में शुरू करता है, तो सबकी जर्नी अलग है। तो इसीलिए कंपेयर तो कभी मत करिए अपने आप को। और क्योंकि उससे क्या होता है आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, जब भी आप किसी से अपने आप को खुद से कंपेयर करते हैं दूसरे को, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है, बढ़ती तो नहीं है, मतलब कम ही होती है हमेशा। तो ये चीज मुझे लगता है कि कंपेयर तो ना ही करे तो अच्छा है दूसरे से। अच्छा तो साइमा तुम ये बताओ कि तुमने कौन सा सोर्स यूज किया था, कहाँ से अपनी पढ़ाई की फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री और बायो के लिए, पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए? तो मैं सबसे पहले तो मैं बताई कई बार बोल चुकी हूँ ये बात कि मैं नोट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, नोट्स तो मैं पढ़ती ही थी। फिर उसके बाद था मेरा कि एनसीईआरटी पढ़ना है मुझे, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल में तो मैंने थोड़ा कम पढ़ा था एनसीईआरटी केमिस्ट्री का खास के, तो मेरा केमिस्ट्री वीक भी हो गया था थोड़ा। लेकिन इस बार मेरा प्रायोरिटी था कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है, तो मैंने खास के इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा था, मतलब बहुत बार पढ़ा था, मुझे याद भी नहीं कितनी बार पढ़ा था। तो बहुत बार पढ़ा था। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मैं पढ़ी थी, बहुत बार नहीं पढ़ी थी लेकिन मैं पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर ली थी। वो मैं लास्ट में मतलब लास्ट वीक में मैंने रिविजन करके गई थी। तो केमिस्ट्री का तो था ही कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था ऑलमोस्ट। और बायो का तो खैर उस कहने की जरूरत नहीं है, वो तो पढ़ना ही रहता है, बायो का तो है ही डिफॉल्ट कि पढ़ना ही है। और फिजिक्स का मैंने नहीं पढ़ा था, सच कहूँ तो थोड़ा बहुत पढ़ा था मैग्नेटिज्म चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैट्स का, बट मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैं नहीं पढ़ी। बट डेफिनेटली अगर कोई अच्छा चाहता है स्कोर करना, जिसके ऑलरेडी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हाँ, पहले आप एक बाउंड्री क्रॉस करिए, 600 मार्क्स क्रॉस करिए, 650 करिए, तब आप फिर फिजिक्स के एनसीईआरटी में जाइए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो पहले तो हम कम से कम अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे ना, उसके बाद हम रैंक के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है तो बिल्कुल आप फिजिक्स की तरफ जाइए, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं फिजिक्स के एनसीईआरटी, ऐसा कोई बिग इशू नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद मैं अपना मॉड्यूल जो भी था मेरा कोचिंग का, मैं वो अच्छे से करती थी। और मेरा था कि जो भी करो बहुत अच्छे से करो, एक ही चीज करो लेकिन पूरा करो उसको। तो मैं अपना कोचिंग का मॉड्यूल करती थी, तो जितने भी एक्सरसाइज होते थे, एग्जाम्पल्स होते थे उसके, इवन बिग हम लोग का जैसे बीच में कॉन्सेप्ट बिल्डर या बिगिनर बॉक्स भी बोलते हैं, तो वो सब आता है। मतलब मैं सारा क्वेश्चन करती थी उसका, ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये चीज छोड़ दिया। उससे क्या होता था, अंदर से बुरा लगता था कि यार यही क्वेश्चन क्यों ना कहीं ना नीट में आ जाए। तो मेरा था कि कोई भी चैप्टर करो अच्छे से करो, पूरा करो। और ऐसा नहीं कि अंधाधुन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन हाँ एक बार क्वेश्चन करने से वैरायटी कवर हो जाती है, तो उस हिसाब से इंसान अच्छे से प्रिपरेशन कर पाता है। तो ये चीज मेरा था। और बायो में तो मेनली एनसीईआरटी पढ़ना होता है। बायो में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहें तो कर सकते हैं एमटीजी वगैरह से, किसी से भी। और बाकी बाद में जो टेस्ट होता है, मेजर टेस्ट, कोचिंग कोई भी कोचिंग लेता है तो वो लोग अच्छा क्वेश्चन देते हैं, मतलब वहाँ पे जो नीट ओरिएंटेड ही रहता है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस करिएगा तो आपका अच्छा होगा प्रिपरेशन, उससे भी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा बायो का।
और बाकी आप मल्टीपल टाइम पढ़िएगा बायो तो अच्छा हो जाएगा आपका, मतलब अच्छा ही होगा आगे सब कुछ फिर इतना करिएगा तो। इसीलिए लास्ट में रिवीजन करने का अच्छा खासा टाइम लें और उसको अपने हिसाब से मतलब दिमाग में रखिए कि मुझे ये चीज करना है, मुझे एनसीईआरटी करना है, मुझे एक्सरसाइज 1 बनाना है, 2 बनाना है, मतलब अपने दिमाग में रखिए और उस चीज को पूरा करिए हर चैप्टर के लिए। ऐसा नहीं एक चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया, दूसरे चैप्टर को बहुत थोड़ा सा किया, ऐसा नहीं होता है। मतलब सब चैप्टर को प्रायोरिटी देनी पड़ती है और खास के जो चैप्टर होते हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, और जिससे थोड़ा क्वेश्चन कम आता है उसको छोड़ना नहीं, उसको भी करना है, थोड़ा कम करिए बाकी कंपेयर में, बट उसको भी करके जाइए। तो आप अगर आप लोग को मतलब डिमोटिवेट फील हो तो आप लोग को चाहिए कि इससे जुड़े रहिए किसी तरह से भी, कोई ऑनलाइन ऑनलाइन वीडियोस देख लीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। तो आप लोग की एक तरह से एक 8-9 मंथ की जर्नी होती है एक नीट का जो ड्रॉपर बच्चों के लिए, तो उसमें आप जुड़े रहिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आप अगर डिमोटिवेट फील होगा तो आप मैम की वीडियोस देख सकती हैं, उससे आपको काफी हेल्प होगी। आपको कभी भी लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, नीट नहीं होगा, तो आप देखिएगा वीडियोस तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं इन्होंने भी किया तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप उससे हेल्प बहुत ज्यादा ले सकती हैं। तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपकी जर्नी भी अच्छी चलेगी। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हारे हर अटेम्प्ट में तुम्हारे कितने मार्क्स आए, लाइक तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना आया था? तो मैंने 12th के जस्ट बाद जो दिया था उसमें मेरे 323 मार्क्स थे। तो और उसके बाद जब मैंने पहली बार मैंने अलायंस से जब किया था कोचिंग, तो मैंने सबसे पहली बार जो ड्रॉप लेके मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे मेरे मार्क्स 493 थे। तो उसके बाद और फिर सेकेंड टाइम मैंने दिया जब मैं अनअकैडमी में थी, तो मेरा मार्क्स 595 था। तो मेरा काउंसलिंग चला था लास्ट तक, बट वो नहीं था, 32,000 था रैंक। तो 32,000 में नहीं मिला था, मतलब उतने में नहीं मिल पाता जनरली, नॉर्मल बच्चे को, जनरल वाले को तो नहीं मिल पाता है। तो वो था तो नहीं मिल पाया था मुझे भी, लास्ट तक काउंसलिंग चला था, लेकिन फिर इस बार था कि मार्क्स ठीक ही ठाक था, तो अच्छा ही था तो मिल गया, मतलब 670 मार्क्स थे इस बार मेरे। तो पहला वाला जो था वो मैंने बस ऐसे ही दिया था क्योंकि वो मेरा था कि 12th ही पास कर जाऊं वही बहुत है, तो इसीलिए मेरा मार्क्स बहुत खराब था, बट मैंने बता दिया फिर भी, क्योंकि आप लोग का किसी का भी अगर मार्क्स खराब आ रहा है तो ये ना सोचिए कि मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो इन फ्यूचर में नहीं बन पाऊंगी डॉक्टर, ऐसा नहीं है, आप मेहनत करिएगा तो बिल्कुल बन पाइएगा। तो और फिर मैंने जैसे जैसे पढ़ाई करके दिया तो मेरा इम्प्रूव हुआ मार्क्स, उस हिसाब से 100 या 100 से ज़्यादा ही, फर्स्ट टाइम तो मेरा 170 मार्क्स इम्प्रूव हुआ, फिर उसके बाद से धीरे धीरे लास्ट टाइम भी 70-80 मार्क्स से इम्प्रूव हुआ। चलो, तो मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, तुम्हें फाइनली तुम्हारा जो ड्रीम था, तुम्हारे पेरेंट्स का ड्रीम था, वो पूरा हुआ और तुमने नीट क्लियर किया और अभी तुम एनएमसीएच में पढ़ रही हो। तो मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू और थैंक यू सो मच साइमा, तुम मेरे चैनल पर आई, तुमने इतने टफ टफ क्वेश्चंस का आंसर किया और तुमने सभी बच्चों को इतनी अच्छी टिप्स दी कि उन्हें कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे कभी वो डीमोटिवेट हो जाए तो क्या करना है, अपने टेस्ट के बारे में क्या करना है, मतलब हर एक क्लैरिटी तुमने दे दी है सबको। तो ये वीडियो डेफिनेटली सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग टू माय चैनल।